हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आइए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? समूह में, इन सभी में, परिवारों में या ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। देखो, आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल। इधर पे ऊपर दो होते हैं, बाकी इसके नीचे चार होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक है ना, इतना होता है। और इसके आगे फिर हमारे पास में होता है पी ब्लॉक, जिसमें कि 6 होते हैं स्तंभ। ठीक है, ये पी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है और ये डी ब्लॉक होता है। अब देखो, आपसे पूछा गया है कि बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं, किस में व्यवस्थित होते हैं? बाह्य कोश के। अगर आप देखें तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन 1 3 आएगा, इसके बाद कितना आएगा, 11 आएगा, फिर 19 आएगा। इस तरह से फिर 18 और ऐड होगा तो 35 आ जाएगा, फिर और भी ऐड होगा, फिर से 18। ठीक है ना, इस तरह से ऐड होता है, +2 +8 +8 +18 +18 और +32, इस तरह से ऐड होता है, अगले वाले का निकलता है। अब आपने इन सभी में देखा कि अगर यहाँ देखो, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एस ब्लॉक में है। इसमें आप देखोगे बाह्यतम कोष में दो, इसमें आप देखोगे बाह्यतम कोष में, सॉरी, एक, इसमें देखोगे एक, इसमें भी देखोगे एक, इधर भी देखोगे जब आप, तो एक, मतलब कि आप जब फर्स्ट ग्रुप में जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाह्यतम कोष में। जब सेकंड में आओगे तो सभी में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में। थर्ड में आओगे तो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इस तरह से होते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अनुरूप होते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समूह बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं? समूह में, है ना। क्योंकि हम आवर्त और समूह दो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आवर्त सारणी के रूप में या पीरियोडिक टेबल के रूप में हम देखें तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ग या समूह, इसके अलावा आवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो, जब हम समूह में देखते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम कहें कि जो संयोजकता होती है सभी तत्वों की एक समूह में, समान होती है। संयोजकता समान होने का मतलब है कि उनके बाह्यतम कोष में समान परमाणु, समान इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि जो कोष विन्यास होता है, बाह्य कोष विन्यास समान है। कहाँ पर समान है? समूह में, है ना, ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समान गुण वाले तत्वों की आवर्ती पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? देखो, पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? निश्चित। पुनरावृत्ति मतलब होता है निश्चित समय या अंतराल के बाद किसी भी चीज का रिपीट होना, है ना, अवस्था ही नहीं, किसी भी चीज का रिपीट होना। क्या? रिपीट होना, इसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब अगर आप देखो, आपसे कई बार पूछा जाता है कि तत्वों के जो गुण होते हैं वह आवर्ती फलन होते हैं या वर्ग फलन होते हैं, तो जो तत्वों के गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आवर्ती फलन, होते हैं ना, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होने का मतलब ये है कि एक निश्चित तत्व के बाद जो गुण होते हैं तत्व के, वह रिपीट होने लगते हैं। आपने एक त्रिक नियम भी देखा होगा कि इसका और इसका परमाणु भार अगर आप ऐड करोगे, ए बी अगर परमाणु भार ऐड करोगे और बीच में सी है, तो सी का परमाणु भार कितना होगा? A + B/2, इसे हम त्रिक बोलते हैं। तो भी ये एक तरह से गुण को दिखा रहा है, मतलब कि एक निश्चित आवर्त के बाद या निश्चित स्थान के बाद आवर्ती फलन शो होने लगते हैं, मतलब गुण आवर्ती फलन में होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब इन्हें हम क्या बोलेंगे? आवर्तता, क्योंकि जो गुण है वो आवर्ती फलन है, ना कि सामूहिक फलन है, ना ही नियमतता है। नियमतता का मतलब क्या होता है? नियमतता का मतलब होता है नियमित रूप से एक समान, मतलब पहले में भी वही गुण, दूसरे में भी, तीसरे में भी, सभी में गुण। और परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि एक कोई अणु है, ठीक है ना, एक अणु में उपस्थित परमाणु, इसे हम क्या बोलेंगे? परमाणुकता। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ओजोन लो तो इसके लिए परमाणुकता कितनी हो जाएगी? परमाणुकता इसके लिए हो जाएगी 3। वहीं अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो इसके लिए परमाणुकता क्या हो जाएगी? इसके लिए हो जाएगी 2। समझ गए? बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पर मैंने आवर्त सारणी बनाई थी। एस में कितनी होती है? 2। पी में कितनी होती है?
6, ठीक है, 4 5 6 7 6 होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने बनाया था, ये बनाया है मैंने, यहाँ पर देखो 6 बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एस ब्लॉक में कितने बनाए, 1 2। और ये डी ब्लॉक 1 2 3 4, 4 आवर्त होते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। इस तरह से याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु क्रमांक 3 का तत्व स्थित होता है। परमाणु क्रमांक 3, देखो कई बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को दो तरह से करेंगे। एक तो ऐसा करेंगे कि 3 उन्हें याद आया, फिर वो सोचेंगे तत्व कौन सा है, लिथियम। अच्छा, फिर लिथियम किस में है, सेकंड में, है ना, फर्स्ट आवर्त में है, वो ऐसा सोचेंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट सोचना है कि जो लिथियम है, सॉरी 3 है अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, तो 3 मतलब पहले कोष में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब प्रथम कोष। कौन सा, प्रथम समूह, प्रथम समूह में स्थित होगा ये वाला तत्व। और प्रथम समूह मतलब एस ब्लॉक, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एस ब्लॉक। ओके, चलिए अगला है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य, कार्य मतलब कार्य एक तरह की ऊर्जा भी होती है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, आपसे पूछा गया है। जूल, न्यूटन फोर्स का होता है, वाट शक्ति का होता है, और डाइन किसका होता है, ये भी फोर्स का ही होता है, और वाट किसका होता है, पावर का। तो आपसे पूछा गया ऊर्जा मतलब कार्य, इसका मतलब मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किस चीज की है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, या द्रव्यमान की। सही आंसर क्या है, दूरी की। समय की क्या होती है, सेकंड। प्रकाश तीव्रता की क्या होती है, बताइए, बताइए प्रकाश तीव्रता की क्या होती है, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है ये। द्रव्यमान किस चीज की, द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किस चीज का मात्रक है ना, आपको ये बताना है। देखिए आपसे पूछा गया है एम्पियर किस चीज का मात्रक है, तो प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपको ये बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो एम्पियर है वह विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, 6 मंथ, ठीक है ना। चंद्रमास कितना होता है, 29.5 क्या, डेज। अब ये होता क्या है, ये होता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में जो समय लगता है, लगाने में समय, जितना समय चांद को लगता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, उसे हम क्या बोल देते हैं, चंद्रमास। और यहां से आपको देखना है कि जो पृथ्वी और चांद है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, 3,82,400 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। किस चीज का मात्रक होता है, दूरी का मतलब डिस्टेंस। और कितना होता है ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन, पारसेक इकाई है। पारसेक किस चीज, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। आपको ये बताएं। देखिए प्रकाश, यहाँ पर अगर आप देखो पारसेक, ठीक है, नो डाउट कि ये दूरी की इकाई है, आप ये जानते हैं। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 3.46, सॉरी, एक पारसेक बराबर होता है 3.46 लाइट ईयर, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के आगे जैसे आप जानते हो कि मैं ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो समय की इकाई है सेकंड। अब जो प्रकाश की चमक है, प्रकाश की चमक की इकाई आपको पता होनी चाहिए। देखो, और इस इकाई में आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला आपको नाम याद रखना है, जो रखना है वो लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा आपको रखना है लूमन, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में और लड़कों को नहीं आता, वो है कैंडेला, है ना, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये वाला आपसे पूछेंगे। चुंबकीय बल की मात्रा क्या होता है, हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, लुमेन आ चुका है। लुमेन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए तथा बी दोनों का, या फिर
इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ज्योति फ्लक्स। ठीक है, चमक का मात्रक होता है, बताया ना अभी, फ्लक्स मतलब क्या होता है? चमक। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा गया है पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज की इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की? देखिए, तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन। ठीक है। वर्षा की इकाई क्या होती है? रेन गेज। ठीक है। अब दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई होती है पास्कल, और एक इकाई क्या होती है? बार। यहां से आपको एक रिलेशन याद रखना है। रिलेशन आपको क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है? रिलेशन आपको याद रखना है कि एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक पास्कल पास्कल बराबर होता है 10⁻⁵ बार। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। आर्द्रता की इकाई क्या होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो आर्द्रता की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति घन मीटर क्यूब। क्या होती है? ग्राम प्रति घन मीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम वायु में कितनी आर्द्रता है उसे हम बोल देते हैं। ओके। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दाब की इकाई है पास्कल। आपसे पूछा गया है कैंडेला मात्रक होता है, कैंडेला किस चीज का मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला? आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या है? ज्योति तीव्रता। अब देखो, एक तरफ है आपकी ज्योति तीव्रता, ठीक है, और एक तरफ है क्या? ज्योति फ्लक्स, या फिर आपसे पूछा जाए चमक। ठीक है। अब देखो, ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है यहाँ पर? कैंडेला। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है ज्योति फ्लक्स, तो इसकी इकाई क्या है? कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रा क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये है ना यहाँ, या फिर न्यूटन पर मीटर, ये डबल लिख गया है, या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, इस तरह से। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा यंग प्रत्यास्थता, तो सबसे पहले आपको यंग प्रत्यास्थता पता होनी चाहिए। जो यंग प्रत्यास्थता होती है, यंग प्रत्यास्थता, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी होती है? ये होती है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखोगे। इसे हम बोलते हैं, आपसे पूछा गया है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस का मात्रक होता है। ठीक है ना, इसे अगर हम देखें तो ये क्या है? यूनिट लेस है। ठीक है। और जो स्ट्रेस है इसकी यूनिट होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है? एफ अपॉन एल होती है ना। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? एफ अपॉन ए से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन सी, मीटर स्क्वायर। ये कर ले, दोनों एक ही लग गए हैं, आप कोई भी लगा लेना। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र हैं? विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए, याद नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे यदि आपसे भार के लिए पूछा जाए, भार मतलब W इक्वल टू mg, और ये भी क्या होता है? बल। बल बराबर भी क्या होता है? ma, तो इन दोनों की समान ही होगी। अगला आता है आवेग और संवेग। अगर हम संवेग की बात करें तो P इज इक्वल टू एम बी, एम द्रव्यमान है और V है वेग। वहीं अगर हम आवेग की बात करें तो आवेग क्या होता है? वो होता है F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है समय। अब यहाँ से F की हम वैल्यू रखेंगे M इंटू ए इंटू डेल्टा टी। अब M की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। ए की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टी क्या होती है? सेकंड। तो सेकंड से सेकंड चला जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वाली आएगा आंसर। अब देखो, इन दोनों की समान है, यहाँ पर भी क्या है? द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? किलोग्राम, और वेग की क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड, मतलब समान है। कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा कार्य का ही और कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो इन दोनों की भी समान है। सही क्या है? बल और दाब। बल की अलग अलग होती है। अगर हम बल के लिए देखें, बल बराबर होता है एम ए, और दाब क्या होता है? एफ अपॉन ए। ठीक है। अब देखो, एम ए यहाँ पर मतलब एम ए अपॉन ए, तो एक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि क्या होती है? इनमें से अदिश राशि क्या है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग, या उपयुक्त सभी? देखो,
क्वेश्चन जहां तक टिक करने की बात है, आपको बिल्कुल आप टिक कर दोगे कि ऊर्जा होती है, लेकिन ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अदिश राशि कौन सी है? आप जानते हैं ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन बल, आघूर्ण और संवेग अगर सदिश राशि है तो इनकी दिशा क्या है? आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है या संवेग की दिशा क्या होती है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अब देखो, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है आपको याद रखना है। बल आघूर्ण की दिशा होती है जो बल लगाया जा रहा है उसी बल की दिशा में। मतलब अगर आप देखो तो लगाए गए बल के लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर दिशा में, ठीक है ना। अगर आप बल इस तरफ लगा रहे हो तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, है ना, बलागुण की दिशा। वहीं अगर हम बात करते हैं संवेग की, तो संवेग की दिशा क्या होती है? वेग की दिशा में, वेग की दिशा में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, इनमें आपको बताना है सदिश राशि कौन सी है। सदिश मतलब जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? सदिश राशि। अब देखिए, वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, बिल्कुल वेग ही सदिश राशि है। द्रव्यमान में मास होता है, मतलब परिमाण होता है पर दिशा नहीं। समय में परिमाण और दिशा नहीं। लंबाई में भी परिमाण होता है पर दिशा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेग। ओके। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग का अनुपात। अगर हम संवेग का फॉर्मूला देखें तो P इज इक्वल टू एम बी। यहाँ पर ये द्रव्यमान है और ये है वेग। अब संवेग और वेग का अनुपात मतलब P अपॉन V आपसे पूछा गया है, इक्वल टू M। तो M क्या होता है? M होता है द्रव्यमान, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ओके। अगला, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, आपसे बोला है शून्य मतलब निर्वात में, है ना, या आपसे बोला जाए वैक्यूम में। वैक्यूम में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो निम्नलिखित पैरामीटर में से आपको बताना क्या सही है। समान गति होती है? नहीं। समान वेग होता है? बिल्कुल नहीं। समान त्वरण या समान बल? तो त्वरण हमेशा समान होगा, है ना। अगर निर्वात में एक समान गति से गिर रही है, एक समान कोई वस्तु गिर रही है, तो उसमें त्वरण समान होगा। मतलब कि जो ए होता है, ए कैसा होगा? कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? आपको ये बताना है। अब देखो, द्रव्यमान मतलब m आपको दिया है, बल मतलब F आपको दिया है। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। यहाँ से आपको A निकालना है, मतलब F अपॉन एम, ठीक है। F की वैल्यू आपको दी हुई है 5 न्यूटन, M की वैल्यू आपको दी गई है 2 किलोग्राम। मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। ये होता है त्वरण। और त्वरण की एक और यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो आप लिखना चाहो तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। ये किसने बताया था? तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक बाह्य बल सक्रिय ना हो। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है? सही आंसर है प्रथम नियम। और इसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। F इज इक्वल टू एम ए। द्वितीय नियम क्या था? द्वितीय नियम था, आपको बताया था, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, डेल्टा टी, ये वाला है ना, ऐसे आएगा आंसर यहाँ पर। और थर्ड नियम क्या था? थर्ड नियम था आपसे जो पूछा जाता है वो है क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन रिएक्शन, या इसको हम एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूवमेंट कंजर्वेशन या फिर संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण नियम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, गैलीलियो का गति विषयक नियम भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था। देखो, गैलीलियो का गति विषयक नियम है, बिल्कुल है। और गैलीलियो का गति विषयक नियम न्यूटन के गति विषयक नियम के जो प्रथम नियम है उसके समान ही है। न्यूटन ने बोला था कि कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है या कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है,
तक उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है ना, ये न्यूटन ने बोला था। और गैलीलियो ने क्या बोल दिया था, गैलीलियो का ये कहना था कि यदि कोई वस्तु कोई शुद्ध बल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कि अगर कोई वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वस्तु की गति स्थिर रहती है। समझ रहे हो? इन्होंने कहा था, न्यूटन है एक तरफ, याद रखना है आपको, देखो आ जाएगा न्यूटन, और एक तरफ है गैलीलियो, ठीक है। न्यूटन ने कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है गतिमान है, और कोई वस्तु है जो स्थिर है, अगर इस पर आप कोई बाह्य बल ना लगा दो, यहाँ पर था अगर कोई बाह्य बल नहीं है तो वस्तु गतिमान ही रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, ठीक है। अब इन दोनों में बस आपको याद इस तरह से रखना है कि न्यूटन ने जब अपना नियम दिया तो न्यूटन ने दिया कि कोई वस्तु, मतलब बल लगा रहे हैं न्यूटन, ठीक है ना, बल लगाने पर न्यूटन के द्वारा जो वस्तु की गति है या वस्तु की अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। और गैलीलियो ने क्या किया कि बल नहीं लगाया है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूटन ने वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की कंडीशन बताई, और गैलीलियो ने वस्तु को स्थिर गति से या स्थिर गति में रहने की कंडीशन बताई, ठीक है। इन्होंने बताया अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन कहना सही नहीं होगा, आपको यहाँ पर लिखना चाहिए गति परिवर्तन, है ना। इन्होंने गति परिवर्तन की स्थिति बताई, और इन्होंने क्या बताई, गति में बने रहने की कंडीशन बताई, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट, देखो रॉकेट, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली, एवोगैड्रो परिकल्पना, या संवेग संरक्षण। देखो रॉकेट क्या करता है, इस तरह से होता है रॉकेट, ठीक है। यहाँ पर प्रणोदक होता है, जैसे ही प्रणोदक जलाया जाता है तो रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, यह है रॉकेट। जैसे ही आपने यहाँ आग लगाई या प्रणोदक जला, एनर्जी मिली, तो रॉकेट ऊपर चला गया। अब ये उन्होंने पूछा है कि किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, तो या तो आप इसको याद रखो कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, या फिर मोमेंट कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब संवेग संरक्षण, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है, संवेग संरक्षण, लेकिन आपको बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये है कि ना तो नष्ट और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बर्नौली प्रमेय क्या थी? बर्नौली प्रमेय का ये मतलब था कि कोई भी तरल है ना, तरल है अगर गतिमान है, तरल की जो गति है मतलब कि वेग, वो समानुपाती होता है एक बटा दाब, मतलब अगर वेग ज्यादा है तो दाब कम होगा, और अगर वेग कम है तो दाब ज्यादा होगा, ये इन्होंने बताया था। और एवोगैड्रो ने बताया था कि कोई भी तत्व है, कोई भी गैस या कोई भी पदार्थ है, उसके एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है, और वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻18। ये इन्होंने बताया था। संवेग संरक्षण मैंने आपको बता दिया कि घटना के पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग दोनों ही बराबर होते हैं, ये था संवेग संरक्षण का, ठीक है। चलिए आपसे पूछा है, अश्व मतलब घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? पहली बात तो ये कि कहाँ गिरेगा, तो पीछे की तरफ गिरेगा, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण आशंका मतलब किस वजह से गिरा, तो जड़त्व आघूर्ण की वजह से गिरा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम की वजह से गिरा है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक विश्राम जड़त्व और एक गति का जड़त्व। तो सही आंसर है विश्राम का जड़त्व। देखो आपको ये चीज याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चन में कि अवस्था परिवर्तन के पहले मतलब कि जो प्रारंभिक कंडीशन थी वो कैसी थी। अगर प्रारंभ में घोड़ा रुका है तो वह विराम अवस्था में आ जाएगा, मतलब विराम का जड़त्व होगा वहां पर आंसर। और अगर घोड़ा चल रहा है तो वहां पर आंसर होगा गति का जड़त्व। समझ रहे हो? मतलब अगर विराम है तो विराम का जड़त्व लगाना है, और अगर चल रहा है तो गति में है कोई पिंड तो गति का जड़त्व आपको लगा देना। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछा जाए यदि घोड़ा दौड़ रहा है और एकाएक रुक जाता है, और जो अश्वरोही है वह गिर जाता है, तो किस वजह से गिरा, तो वहां पर आपको देखना है कि घोड़ा चल रहा था या रुका हुआ था। इस कंडीशन जो मैंने आपको दी है अभी कंडीशन, उसमें क्या है कि घोड़ा दौड़ रहा है और एकाएक गिर गया,
तो यहाँ पर आंसर होगा गति का जड़त्व, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार घोड़ा खड़ा हुआ है, एकाएक चलना प्रारंभ करता है, तो प्रारंभिक कंडीशन क्या है कि घोड़ा खड़ा था, इसलिए विराम जड़त्व आएगा, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, उसको क्या कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या है, बस चल रही है, चलती हुई बस है, मतलब कि गति का जड़त्व आ जाएगा, गति का जड़त्व। क्यों? क्योंकि बस चल रही है। मैंने आपको क्या बताया, आपको ये देखना है कि कंडीशन क्या है। तो सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, यहाँ पर आपको लगाना है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या क्या बोलता है, जड़त्व नियम, ठीक है, यही बोलता है। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल क्या होता है। बल मतलब किस चीज का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का एम भी, ये क्या होता है, ये तो होता है संवेग। द्रव्यमान और त्वरण एम ए, बिल्कुल ये होता है बल। भार और वेग का गुणनफल कुछ होता है क्या, ये कुछ भी नहीं होता। भार और त्वरण मतलब डब्ल्यू ए, ये भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। शरीर के वजन की बात हो रही है। वजन मतलब, अगर हम देखें, वजन का मतलब होता है W इज इक्वल टू एम जी। एम क्या होता है, द्रव्यमान, जो कि कैसा होता है, कांस्टेंट। पर जी कैसा होता है, जी होता है वेरिएबल, मतलब कि चेंज होता रहता है, चेंज होता है। और अगर हम जी की वैल्यू देखें तो पोल पर कैसी होती, ज्यादा होती है। और अगर जी की वैल्यू की हम बात करें कहाँ पर, इक्विटोरियल लाइन पर, इक्विटोरियल लाइन पर, तो वहां पर होती है कम। और इसी को फॉलो करते हुए हम बोलेंगे कि जो पोल है, पोल पर भार ज्यादा होता है और इक्विटोरियल लाइन पर मतलब भूमध्य रेखा पर भार कम होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, शरीर का वजन, इसके बाद कंडीशन दी हुई है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, नहीं। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही। कहाँ है ये वाली कंडीशन, देख रहे हो ना आप, ये वाली कंडीशन है, ध्रुवों पर अधिक होता है। उसके बाद विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं। न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। और मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, नहीं, इसका कोई सेंस नहीं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को और लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।